हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट क्लासिफिकेशन के रिमेनिंग पोर्शन को। ऑलरेडी हमने परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मार्केट को डिस्कस कर लिया है। उसमें क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। उसके अलावा आज हम डिस्कस करने वाले हैं डुओपोली को, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को और ओलिगोपोली मार्केट को। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है नेट वाला भैया का, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे नोट्स एंड पीडीएफ्स आपको वहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए हमारे साथ नेट वाला भैया पे। So let's begin today's session. So very first is your duopoly. Duopoly. The word it came here is duo. Duo से ही आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं डबल की बात कर रहा है ये खुद अपने वर्ड से निकल के आपको बता रहा है डुओपोली में कि डुओ मीन्स डबल, क्योंकि हम जनरली डुओ किसके लिए यूज करते हैं? डबल के लिए। जो भी चीजें एक से ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं ये डुओपोली मार्केट की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं वहां पे एक से ज्यादा होंगे। कौन एक से ज्यादा होंगे? कहीं ना कहीं वहां पे जो सेलर्स होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। जनरली हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था मोनोपोली। मोनो मीन्स ही होता है सिंगल, तो मोनो में कहीं ना कहीं हमने देखा था कि सिंगल सेलर प्रेजेंट होते हैं जो मार्केट पे रूल करते हैं। लेकिन इसमें डुओपोली में हमें कहीं ना कहीं दो सेलर्स देखने को मिलते हैं जो मार्केट शेयर को सबसे ज्यादा कैप्चर करके रखते हैं, और मार्केट में कहीं ना कहीं वही दो सेलर्स रूल कर रहे होते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हो दो से ज्यादा सेलर्स, क्योंकि मैं आने वाले टॉपिक में आपको डिस्कस करूंगी। अगर वहां पे दो से ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमारा डुओपोली में काउंट नहीं होगा। वो किस में आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो डुओपोली में आपको इतना याद रखना है, देयर आर टू सेलर्स प्रेजेंट इन द मार्केट वेयर देयर आर मेनी बायर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। दो सेलर्स होंगे लेकिन बहुत ज्यादा बायर्स प्रेजेंट होंगे मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सो देर आर ओनली टू सेलर्स इन अ डुओपोली। जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ दो सेलर्स ही प्रेजेंट होंगे जो मार्केट में रूल कर रहे होंगे, जिनका मार्केट शेयर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा, या बोल सकते हैं मैक्सिमम होगा। विच इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ ओलिगोपोली थ्योरी। ये ओलिगोपोली में पूरे तरीके से नहीं जा सकता है, क्योंकि ओलिगोपोली में बोलता है फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स कहने का मतलब है जहां पे दो से ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट हो। वो मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगी कि ओलिगोपोली में और क्या बोलता है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू सेलर्स। अब ये हो सकता है, अब मैम वो दो सेलर्स के बीच वो इंडिपेंडेंटली अपना मार्केट कर रहे हैं, हो सकता है उनमें कोई रिलेशन ना हो, एक तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट उनमें फॉर्म नहीं हो रहा हो, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो दो सेलर्स काम नहीं कर रहे हो, तो वो किस तरीके से मार्केट पे रूल करेंगे? क्या बेस्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं वो दो सेलर्स के? अब आप सभी डोमिनोज से पिज्जा खाते हो, बहुत लोग पिज्जा हट से भी पिज्जा खाते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो दो सेलर्स हैं, डोमिनोज और पिज्जा हट ने अपने आप को बोला कि हम दोनों कहीं ना कहीं मार्केट पे रूल करेंगे। ये दोनों ही पिज्जा के लिए, जब भी हमें पिज्जा खाना होता है, कहीं ना कहीं हम इन दो के बारे में सबसे पहले रिकॉल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने एक दूसरे के साथ डिसाइड करके ये सोचा कि चलो मार्केट में हम दोनों का ही डुओपोली रहेगा, हम दोनों ही मार्केट पे रूल करेंगे। और बेस्ट एग्जांपल्स क्या क्या आपके हो सकते हैं? सपोज पिज्जा तो आपने देख लिया, अब टेलीकॉम सेक्टर्स में देखिए तो कहीं ना कहीं जियो और एयरटेल। सबसे पहले अगर हम किसी को भी याद करें तो जियो सबसे पहले दिमाग में हमारे क्या आता है? जियो। रिचार्ज वगैरह जो भी इंटरनेट आप सर्व करते हो, सबसे पहले आपका जो नाम आता है आपके माइंड में, वो क्लिक करता है, दैट इज योर जियो। उसके बाद कहीं ना कहीं लोग सबसे ज्यादा किसे रिकॉल करते हैं? एयरटेल। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है टेलीकॉम सेक्टर में कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं, हम देखें तो। और भी इसी तरीके के बेस्ट एग्जांपल्स है, तो कहीं ना कहीं दो लोग रूल कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड हो गए, बर्गर किंग हो गए, ये कहीं ना कहीं हर सेक्टर में देखें तो आप दो सेलर्स प्रेजेंट है, और वही मार्केट के मैक्सिमम शेयर को कैप्चर करके रखे हुए हैं। और वहां पे ऐसा होता है कि सेलर्स के पास जो है वो कहीं ना कहीं पावर आ जाती है, क्योंकि वही दो हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने वे में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट नहीं है मार्केट के अंदर। तो और क्या बोलता है डुओपोली? दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको डोमिनोज में भी सेम प्राइस देखने को मिलता है पिज्जा में एज कंपेयर टू द पिज्जा हट। हो सकता है उनका प्राइसेस वैरी करे, बिकॉज दे आर नॉट म्यूचुअली एग्रीड, और वी कैन से दैट म्यूचुअली वो कंसेंट पे काम नहीं कर रहे कि हम इतने में ही सेल करेंगे। दोनों का इंडिपेंडेंट फॉर्म हो सकता है अपना मार्केट में ट्रांजेक्शन करने का।
Despite their independence, a shift in one's output and price will have impact. Definitely, अगर आप देखो कि पिज्जा हट कल को अपना प्राइस बहुत ज्यादा राइज कर दे और डोमिनोज एज इट इज प्राइस पे चलेगा, तो कहीं ना कहीं पिज्जा हट के जो कस्टमर्स है वो डोमिनोज पे स्विच कर जाएंगे। डोमिनोज उन्हें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेगा पिज्जा हट के कस्टमर्स को। तो इन्हें दूसरे सेलर के ऊपर वॉच रखना भी बहुत जरूरी है, उनके एक्टिविटीज, उनके आउटपुट पे, उनके प्राइस इन्फ्लुएंसेस पे वॉच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग वो मार्केट में एक दूसरे को compete कर पाएंगे और रूल कर पाएंगे मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक सेलर दूसरे सेलर के एक्टिविटीज पे भी कहीं ना कहीं वॉच रखता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केट कर सके। On the other hand, each seller considered the effect of his policy on that of his rival and the reactions. अपने बगल को देख के ही वो अपने प्राइसेस को बढ़ाता है या घटाता है, बोल सकते हैं अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इन कांटेक्ट वो हमेशा रहेगा अपने सेकंड सेलर से जो मार्केट में है। नेक्स्ट, तो इसमें आप बेस्ट एग्जाम्पल से सबसे बेस्ट जो तरीका आपको याद रहेगा दैट इज, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में से इम्प्लीमेंट करके देखो कि आप कौन कौन सी चीजों को यूज करते हो और उसमें आपको कौन कौन से वो जो ब्रॉड सेलर्स है वो रिकॉल होते हैं। जैसे मैंने पिज्जा का एग्जांपल दिया, टेलीकॉम सेक्टर्स पे या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी आप देख सकते हो ऐसे जो दो सेलर्स होंगे वो बहुत ज्यादा रूल कर रहे होंगे। अब लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक करता है, अगर देखे तो सबको ही जानता है BMW, ऑडी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे बहुत ज्यादा इंसान तुरंत रिफ्लेक्ट करता है ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो और वो कहीं ना कहीं बेस्ट एग्जाम्पल्स डुओपोली के काउंट होंगे। नेक्स्ट इज क्या बोल सकते हैं, the duopoly problem can be considered as either ignoring the mutual dependence or recognizing it. कहीं ना कहीं बोल सकते हैं duopoly का प्रॉब्लम क्या है, that it is considering or ignoring the mutual dependence। अगर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जैसा मैंने बोला कि अगर पिज्जा हट ने अपना प्राइस राइज कर दिया और अगर डोमिनोज ने नहीं किया या फिर डोमिनोज ने भी उसको देख के राइज कर दिया, तो क्या पिज्जा हट के कस्टमर्स फिर डोमिनोज के पास जाएंगे? नो मैम, एज इट इज वो पिज्जा हट के पास ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डोमिनोज ने भी राइज कर दिया। लेकिन डोमिनोज का अगर प्राइस एज इट इज रहता, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हम आगे आने वाले कंसेप्ट्स में भी पढ़ेंगे किस तरीके से एक सेलर अगर प्राइस राइज कर देता है तो दूसरा सेलर उसे राइज नहीं करता है। लेकिन अगर एक सेलर अपना प्राइस कम कर देगा तो दूसरे सेलर को करना पड़ेगा, अदरवाइज इस जो प्रेजेंट सेलर है उसके भी कस्टमर्स कहीं ना कहीं वो कम वाले के पास चले जाएंगे। नेक्स्ट इज योर ओलिगोपॉली। अब ओलिगोपॉली क्या है? ओलिगोपॉली में कहीं ना कहीं ये दो वर्ड से निकल के आता है हमारा, ओलिगी एंड पोलेन, या फिर बोल सकते हैं ओलिगो एंड पॉली। ओलिगो मीन्स सिंगल, कहीं ना कहीं ये किस वर्ड से निकल के आया है? हमारा ग्रीक वर्ड से, दैट इज योर सिंगल। एंड पॉली मीन्स योर सेलर। तो यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है? सिंगल सेलर। जस्ट होल्ड ऑन, फ्यू मिस्टेक हियर। सो ओलिगो मीन्स होता है आपका फ्यू एंड पॉली मीन्स सेलर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ओलिगोपॉली मीन्स फ्यू सेलर्स। जहाँ पे मार्केट में दो से ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट हो उसको हम फ्यू सेलर्स बोलते हैं। अगर एक सेलर क्या हो जाएगा? मोनोपॉली का केस हो जाएगा मैम। अगर दो सेलर्स होंगे तो डुओपॉली का केस हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि दो सेलर्स प्रेजेंट और आप उसको ओलिगोपॉली बोल रहे हो तो दैट इज टोटली रॉन्ग। जहां पे दो से ज्यादा, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, अगर उनसे ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट है तभी वो ओलिगोपॉली का केस बनेगा। स्पेसिफिकली देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं 5 से 6 सेलर्स को कंसिडर किया जाता है, तब ये ओलिगोपॉली के केस में आता है। नाउ व्हाट इट सेज, ओलिगोपॉली क्या बोलता है? फ्यू सेलर्स प्रेजेंट है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स वहां मार्केट में प्रेजेंट है। इट सेज दैट द वर्ड ओलिगोपॉली मार्केट आर दोज where there are more sellers than the seller, more buyers than the sellers। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स का मेजॉरिटी है और सेलर्स कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में रहते हैं वहां पे। Because there are few suppliers in this market, the choices made by one sellers regarding the prices and output affect the choices by the other sellers। अब कुछ ही प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं एक सेलर का इम्पैक्ट दूसरे पे देखने को मिलेगा। एक सेलर ने अपना प्रोडक्शन लेवल किस तरीके से रखा है, उसे राइज किया या घटा दिया, अपना प्राइसेस उसने राइज किया या फिर उसे लो कर दिया, ये कहीं ना कहीं दूसरे सेलर के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। वो सेम थिंग बोल रहा है कि अगर इसने अपना प्राइसेस को कम कर दिया एक सेलर ने, तो दूसरे सेलर के वो कहीं ना कहीं सेलिंग पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि उसके जो कस्टमर्स है हो सकता है वो उस सेलर के पास चले जाएं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक दूसरे के
जो हम बोल सकते हैं, पहले ही मैंने बोला ऑलरेडी कि इसमें सेलर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के एक्टिविटीज पे वॉच रखना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं मार्केट में पीछे रह जाओगे। एंड हो सकता है कि वो अगर आप पीछे रह गए, compete नहीं कर पाए चीजों को, तो वो शट डाउन तक के केस में जा सकता है। तो you should keep and watch on the rivals firms in order to grow in that market, otherwise you will be lacking behind, then you might have to shut down your firms। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरे फर्म्स के एक्टिविटीज पे वॉच रखना। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल्स ओलिगोपॉली के क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कार्स में देख लो BMW, ऑडी, फोर्ड, ये कुछ ही सेलर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आप देखो तो कुछ ही सेलर्स प्रेजेंट है, सारे नहीं है। अब और क्या क्या इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में देख लो तो ऑयल इंडस्ट्री में भी कुछ ही सेलर्स प्रेजेंट है आपके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। टेलीकॉम सेक्टर्स में भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपके हो गए आइडिया हो गए, आइडिया एंड वोडाफोन जो मर्ज हो गया, दैट इज नेम्ड एज VI, एयरटेल हो गया, जियो हो गया आपका। तो ये जो कुछ ही फर्म्स है जो मार्केट में रूल कर रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर वॉच रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जियो ने जैसे अपने प्राइस को राइज किया, कहीं ना कहीं उसे जो राइज किया, तो एयरटेल ने भी अपने प्राइसेस को कहीं ना कहीं उसके लेवल पे ले आया। लेकिन अगर जियो ने प्राइसेस को कम किया तो एयरटेल ने भी कम किया कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मार्केट में उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना था। लेकिन हो सकता है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक सेलर ने बहुत ज्यादा प्राइस को बढ़ा दिया तो दूसरा सेलर प्राइस को नहीं बढ़ाएगा, दूसरा सेलर प्राइस को एज इट इज रखेगा, ताकि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी ओर। क्योंकि इसमें फ्यू सेलर्स है तो कहीं ना कहीं वो आपस में ही compete करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें हम और भी देखेंगे कि किस तरीके से सेलर्स और भी ज्यादा इसमें म्यूचुअली कंसेंट या फिर एग्रीड एग्रीमेंट पे भी काम करते हैं। हो सकता है वो कॉम्पीट ना करके म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे अगर काम करे तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स मिले मार्केट के अंदर। So the what are the features of oligopoly? So the very first is your few firms, जैसा कि मैंने बोला few sellers are present in the market। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ना देख के हम थोड़े बहुत ही सेलर्स देखते हैं मार्केट के अंदर, और कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे फ्यू सेलर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल योर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स बोल सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं हम, उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर्स में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत कम सेलर्स प्रेजेंट होते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज योर नॉन प्राइस कंपटीशन। अब ओलिगोपॉली में हो सकता है कि वो नॉन प्राइस कंपटीशन करते हो सेलर्स। नॉन प्राइस कंपटीशन कहने का क्या मतलब है मैम, कि कहीं ना कहीं वो प्राइसेस के अलावा जो कॉम्पीट कर रहे हैं, किस तरीके से अब वो कॉम्पीट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए। हो सकता है वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कम्पीट करे वो, क्योंकि वहां पे फ्यू सेलर्स है तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग कॉस्ट लगाएंगे, प्रमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, एडवर्टाइज करेंगे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सेल्स सर्विस दे सकते हैं, आफ्टर द सेल्स सर्विस दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स देके, इन तरीके से वो नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं अपने राइवल्स फर्म से। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आप देख सकते हो, दैट इट सेज दैट कि बिजनेस प्रेफर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशंस, फॉलो द प्राइस रिजिडिटी स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू compete विथ ईच अदर। अब वो जिस जिस वे में compete कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स हो गया, प्रमोशंस हो गया, आफ्टर द सेल सर्विस हो गया, किसी तरीके का गिफ्ट दे देते हैं, क्रेडिट टर्म्स दे सकते हैं, तो ये सारे आपके किस चीज में काउंट होंगे, नॉन प्राइस कंपटीशन में। ये कहीं ना कहीं प्राइसेस के अलावा जिस तरीके से compete कर सकते हैं अपने राइवल फर्म से, वो इन सारे वेज में compete कर सकते हैं। उसके अलावा क्या बोलता है, इंटरडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेलर को दूसरे सेलर के एक्टिविटीज पे वॉच रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं मार्केट में पीछे रह जाएगा। तो वो क्या बोलता है ये, बिफोर डिटरमाइनिंग द प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ देयर गुड्स, ईच फर्म इन दिस मार्केट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ मूव्स एंड रिस्पॉन्सेस ऑफ देयर काउंटर पार्टीज, बोल सकते हो, और कंपिटिटर्स। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को डिसाइड करने से पहले, या कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपको करना है, वो कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए डिसाइड करते हो कि क्या प्राइसेस रखना है। अगर आप खुद से ही प्राइसेस डिसाइड कर लोगे और आप मार्केट में नहीं देख रहे हो कि क्या प्राइसेस है, तो हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल ना रहे, वो आप उससे हो सकता है कि कस्टमर्स को रिटेन ना कर पाओ या कस्टमर्स को अट्रैक्ट ना कर पाओ। तो कहीं ना कहीं जो फ्यू सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के एक्टिविटीज पे वॉच रखते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड देयर प्राइसेस इन द मार्केट। नेक्स्ट इज योर बैरियर्स टू फर्म एंट्री।
अब इसमें कहीं ना कहीं बैरियर्स होते हैं, तो क्या कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस होता है मोनोपोली की तरह? नो मैम। अगर वहां पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस हो जाता तो कहीं ना कहीं वहां पे सिर्फ एक सिंगल सेलर मौजूद होता मार्केट के अंदर, एज वी कैन सी इन द मोनोपोली केस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस हम बोल सकते हैं मार्केट में होता है, जहां पे एक कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स नहीं मिलता है, जिसके कारण और भी सेलर्स आ सकते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो बैरियर्स होता है वो हो सकता है कि प्राइसेस ज़्यादा हो, यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हो बैठाने के लिए प्रोडक्शन से यूनिट, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थोड़े से हो, तो ये कहीं ना कहीं पार्शियली उन्हें अफेक्ट करता है, जिसके कारण यहाँ पे फ्यू सेलर्स प्रेजेंट होते हैं मार्केट के अंदर। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने बोला, अब यहाँ पे कुछ सेलर्स है तो वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बता सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, तो वो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट्स पे, प्रमोशंस के ऊपर खर्च करते हैं, और वो सारे आपके सेलिंग कॉस्ट में आते हैं। मतलब बोलने का क्या मतलब है मैम, कि जब से आप प्रोडक्ट्स को या रॉ मटेरियल्स उठाते हो, उसके बाद फिनिश्ड गुड तक जितने भी खर्च होते हैं आपके, फिनिश्ड गुड्स को लाने में जो भी आप खर्च करते हो, कार्ट में डालने का, रॉ मटेरियल्स को लाने का, जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर सेलिंग कॉस्ट। बोलने का कहने का मतलब ये है कि जब से रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक बनाने में आपको जो भी खर्चा लगता है, दैट इज योर included in your selling cost, whether it is an advertisements or promotions you are doing, whether you are using your card, transportation expenses, everything is included in your selling cost. Next is your nature of the product. अब इसमें प्रोडक्ट के नेचर पे भी बात हो रही है कि किस तरीके के प्रोडक्ट को वो बनाते हैं। बिजनेस ऑपरेटिंग इन एन ऑलिगोपॉली मार्केट मे क्रिएट होमोजेनस और डिफरेंट प्रोडक्ट। हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ऑलिगोपॉली में हमें कंप्लीट होमोजेनस और सिमिलर प्रोडक्ट्स देखने को मिले, या फिर हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि कंप्लीट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिले। सो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, दैट इज योर होमोजेनस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ प्रोडक्ट इसमें हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं, होमोजेनस भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि मोनोपोली का केस में हमें सिर्फ मोनोपोली के केस में हेट्रोजेनस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ही मिला था, यूनिक प्रोडक्ट मिला था, जिसके कारण हमने उस केस में देखा था कि एक सिंगल सेलर ही मार्केट पे रूल कर रहा था, मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा हुआ था। लेकिन यहाँ ओलिगोपॉली के केस में हमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज योर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज योर ग्रुप बिहेवियर। जैसा कि मैंने बोला, अगर फ्यू सेलर्स है तो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे का क्या बिहेवियर है मार्केट के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपनी चीजों को डिसाइड करने के लिए। दे आर सीइंग द अदर फर्म्स प्राइस डिटरमाइनिंग स्ट्रैटेजीज, व्हाट द प्राइसेस दे हैव सेट एंड हाउ दे आर डिटरमाइनिंग देयर प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं एक फर्म दूसरे फर्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपनी प्राइसेस, अपने आउटपुट को डिसाइड करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है इसमें ग्रुप बिहेवियर में काम होता है। जो फ्यू सेलर्स मार्केट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए मार्केट में डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉलीज। अब क्या क्या ओलिगोपॉलीज है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं मैम। क्या क्या टाइप्स होते हैं? प्योर ओलिगोपॉली एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। प्योर ओलिगोपॉली कहने का मतलब है कि जहां पे फर्म क्या कर रही हो, होमोजेनस प्रोडक्ट्स को बना रही हो। होमोजेनस प्रोडक्ट्स मीन सिमिलर प्रोडक्ट्स। मैं डे 1 से आपको मार्केट क्लासिफिकेशन में बता रही हूँ। होमोजेनस मीन्स सिमिलर, हेट्रोजेनस मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स और यूनिक प्रोडक्ट्स यू कैन से। तो कहीं ना कहीं प्योर ओलिगोपॉली हम उसी को बोलते हैं जहां पे फर्म्स क्या कर रही है, होमोजेनस, परफेक्टली होमोजेनस प्रोडक्ट्स को बना रही है। तो दीज ओलिगोपॉलीज आर कॉमन इन द स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। अब कहीं ना कहीं आप स्टील, कॉपर या फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी देखो तो ये कहीं ना कहीं होमोजेनस प्रोडक्ट्स में ही काउंट होंगे। क्या यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंशिएशन हो सकता है क्वालिटीज में। अब ओलिगोपॉली ने अगर म्यूचुअली कंसेंट करके, अगर मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से ओलिगोपॉली म्यूचुअल कंसेंट में प्राइसेस को डिटरमाइन करती है मार्केट के अंदर, ताकि वो रूल कर सके वही कुछ फॉर्म्स जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। So, but they are rare because oligopolistic firms frequently differentiate their products. हो सकता है थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिले, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में उसके फीचर्स, क्वालिटीज थोड़े बहुत वैरी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि वो कंप्लीटली वैरी करे या फिर कंप्लीटली सिमिलर हो एक दूसरे से।
नेक्स्ट इज योर इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली में जहां पे फर्म यूनिक प्रोडक्ट्स को बनाए, यूनिक प्रोडक्ट्स कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल डिफरेंट हो एक दूसरे फर्म से, एक दूसरे के प्रोडक्ट से बिल्कुल भी डिफरेंट हो, सिमिलर नहीं हो, मैच नहीं हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट इन द कार मार्केट्स, अब ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हम देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे सेलर से। हो सकता है वो फीचर्स जो एक कार में प्रेजेंट हो वो दूसरे कार में नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं फीचर्स पे compete कर सकते हैं, इनोवेशंस पे, कार डिजाइन्स पे। तो इस तरीके से वो एक दूसरे से compete करते हैं, या बोल सकते हैं एक दूसरे से वैरी कर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके फीचर्स, डिजाइंस वगैरह डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर कोल्यूसिव ओलिगोपॉली। कोल्यूसिव कहने का मतलब है कि एक साथ, कोल्यूसिव मीन्स म्यूचुअली कंसेंट और वर्किंग टुगेदर। कोल्यूसिव वर्ड ही स्टैंड करता है हमारा टुगेदरनेस डिफाइन करने के लिए। तो कोल्यूसिव ओलिगोपॉली सेज दैट वेयर द फर्म्स ऑफ द ओलिगोपॉली वर्क टुगेदर। जो मैं बोल रही थी कि कहीं ना कहीं म्यूचुअली कंसेंट पे भी प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं और उन्हीं प्राइसेस पे मार्केट में प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो कोलिसिव ओलिगोपॉली में आप बोल सकते हो एक कार्टेल फॉर्म होता है। कार्टेल फॉर्म होने का, कार्टेल मतलब आप क्या समझते हो? सो कार्टेल मीन्स कि जहां पे जो फ्यू सेलर्स प्रेजेंट हैं, few sellers will together decided the price, will together decide the price of the product। तो वहां पे क्या होता है, एक कार्टेल फॉर्म होता है, जो फ्यू सेलर्स प्रेजेंट है वो म्यूचुअली एग्री करते हैं उस प्राइस पे कि हम उसी प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ताकि कोई भी आउटसाइडर्स फिर आएगा तो वो मार्केट एरिया, या बोल सकते हैं मार्केट शेयर को कैप्चर नहीं कर पाएगा। कहने का क्या मतलब है मैम, कोल्यूसिव ओलिगोपॉली का क्या बेस्ट एग्जांपल हो सकता है? अब आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखा होगा, वो जो छोटी बॉटल आती है कोल्ड ड्रिंक्स की वो कहीं ना कहीं 15 रुपीज की होती है। अब आपने देखा होगा कि थम्स अप की भी प्राइस 15 रुपीज है, पेप्सी की भी प्राइस 15 रुपीज है, और स्प्राइट की भी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये जो सारे सेलर्स है वो कहीं ना कहीं एक ही प्राइस रखे हैं, ताकि मार्केट में अगर उन्हें रूल भी करना है तो वो कहीं कोई भी लैक नहीं करेगा उस चीज में। अगर ऐसा होता कि एक सेलर अगर 15 रुपीज रख रहा है, दूसरा सेलर अगर 10 रुपीज रख दे रहा है, तीसरा सेलर 8 रुपीज रख दे रहा है, तो क्या कस्टमर्स उतने आप आते हैं उसके पास जिसके पास 15 रुपीज है या जिसके पास 10 रुपीज है? जिसके पास कम होगा या फिर बोल सकते हैं लोएस्ट प्राइस होगा, उसके पास कहीं ना कहीं कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि किसी के भी कस्टमर्स को अफेक्ट करने से अच्छा है कि बेटर है वी विल म्यूचुअली कंसेंट और एग्रीड ऑन द प्राइस, बेटर टू compete इन दिस। अब वो compete किस तरीके से करेंगे? ऐसे तो अगर सेम प्राइस होगा तो क्या कस्टमर्स हर किसी के पास जा पाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वो क्या कर सकते हैं, वो क्वालिटीज में compete कर सकते हैं। हो सकता है किसी का क्वालिटी ज्यादा अपग्रेडेड हो या किसी का लो हो, किसी का, तो कहीं ना कहीं वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू compete कर सकते हैं, प्रमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। तो वो नॉन प्राइस कंपटीशन पे आ जाते हैं कोलिसिव या कार्टेल के अंदर। वो प्राइसेस के ऊपर compete नहीं करते हैं, वो किस चीज के ऊपर compete करते हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन पे आ जाते हैं। मतलब प्राइसेस को छोड़ के वो अदर टैक्टिस अपनाते हैं compete करने के लिए, जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च करते हैं, वो उसके क्वालिटीज के ऊपर खर्च करेंगे प्रोडक्ट जो भी वो बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोलिसिव और कार्टेल में वो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे काम करते हैं, जो फ्यू सेलर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे मार्केट के अंदर। नॉन कोलिसिव मींस प्योर कंपटीशन, आप बोल सकते हो जहां पे फर्म्स प्योर कंपटीशन में इन्वॉल्व होती है एक दूसरे के साथ, रादर देन वर्किंग टुगेदर। एक साथ काम करने के बजाय वो एक दूसरे से compete करके काम कर रही होती है। तो इसमें आपको प्राइस कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है नॉन कोलिसिव में। Whereas किंग डिमांड कर्व, ये भी कहीं ना कहीं ओलिगोपॉली का ही केस है हमारा, किंग डिमांड कर्व। अब किंग डिमांड कर्व से इसे दिया किसने था मैम? पॉल स्विजी ने इसे कहीं ना कहीं दिया था, गिवन बाय योर पॉल स्विजी। तो इसे पॉल स्विजी ने दिया था किंग डिमांड कर्व में। अब किंग डिमांड कर्व बोलता क्या है? किंग डिमांड कर्व में देखो ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको। किंग डिमांड कर्व में बोल रहा है कि ये प्राइसेस है आपका और ये आप डिमांड कर रहे हो, इतना आउटपुट आप डिमांड कर रहे हो। तो ये जो पीएम है, जो आपका आउटपुट डिमांड हो रहा है, यहाँ पे जो
डिमांड कर्व बन रहा है वो देखो आप स्ट्रेट लाइन में नहीं है, डाउनवर्ड स्लोप में, वो कहीं ना कहीं टिल्ट हो गया है, एंड दैट इज योर किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व आपके प्राइस रिजिडिटी को बताता है, जहां पे आप प्राइस में बहुत रिजिड हो या फिर सेम प्राइस पे आप कम्पीट कर रहे हो मार्केट के अंदर, वहां पे सेलर्स जो है वो प्राइसेस के ऊपर कम्पीट करते हैं रादर देन द आउटपुट। हम देखेंगे कि जहां पे सेलर्स आउटपुट के ऊपर भी कम्पीट करते हैं, और लेकिन यहाँ पे वो कहीं ना कहीं प्राइसेस के ऊपर कम्पीट करते हैं। यहाँ पे एक सेलर जो है उसके प्राइसेस बहुत रिजिड रखता है, वो उसी प्राइस पे सेल करता है, और उसी को देखकर जो दूसरे सेलर्स है वो उसी प्राइस पे फिर अपने सेलिंग को स्टार्ट करते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो ये जो टिल्ट हो रहा है ये कहीं ना कहीं किंग डिमांड कर्व बता रहा है। ऊपर जो है आपका कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी को शो कर रहा है यहाँ पे, और ये जो नीचे का डिमांड कर्व है वो कहीं ना कहीं इन इलास्टिक है, ये कहीं ना कहीं इन इलास्टिक है। अब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ सेम प्राइस था और इस पे ये इतना आउटपुट जनरेट कर रहा है, इतना आउटपुट का डिमांड हो रहा है वहां पे सेम प्राइस पे। तो वी कैन से दैट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट एट द अपर सेगमेंट डीपी ऑफ द डिमांड कर्व इज योर इलास्टिक। जैसे कि मैंने बोला ऊपर का जो आपका डिमांड कर्व शो हो रहा है दैट इज योर इलास्टिक, एंड द लोअर सेगमेंट ऑफ योर डिमांड कर्व इज योर रिलेटिवली इन इलास्टिक। This differentiation in elasticity is due to an assumptions of that king demand curve. अब इसके assumptions क्या क्या हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला ओलिगोपॉली में आपके दो assumptions पे आप काम कर सकते हो। Either the firm lowers the prices below the current level and the competitors will follow them. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सेलर अगर प्राइसेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है तो दूसरा सेलर भी प्राइसेस को कम कर सकता है, लेकिन एक और अजम्पशन इसका ये बोलता है कि अगर एक सेलर ने प्राइसेस को बढ़ा दिया तो दूसरा सेलर प्राइसेस को नहीं बढ़ाएगा। अदरवाइज फिर वो ऐसा नहीं है कि उसके कस्टमर्स इसके पास आ जाएंगे, फिर उसके कस्टमर्स तो उसी के पास रहेंगे, हो सकता है इसके कस्टमर्स भी वहां चले जाए अगर वो प्राइसेस को बढ़ा देगा तो। इसीलिए कहीं ना कहीं कस्टमर्स अट्रैक्शन के लिए वो प्राइसेस को कम कर देता है दूसरे फर्म के प्राइसेस को देखकर, लेकिन वो कभी भी दूसरे फर्म के प्राइसेस को देखकर बढ़ाता नहीं है। सो दैट इज योर टू अजम्पशंस ऑफ द किंग डिमांड का ओलिगोपॉली। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। तो ओलिगोपॉली में हमें यही चीज याद रखना है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इन दिस few sellers are present and many buyers are present in the market. Second thing is that we having the four different types of oligopoly. That very first is your pure oligopoly where the firms or the produces the homogeneous product. Then second is your impure oligopoly where we see that the firms produces the heterogeneous product. Coalescive oligopoly जहाँ पे हम बोलते हैं कि oligopoly में they form a cartel, few firms which are ruling in the market, they form a cartel and they sell their products on the agreed price or the mutually agreed price they form together. Next is your collusive हो गया. Then next is your what we read, that is your non-collusive, where they purely compete with each other, the sellers present in the market. And last we have to remember that is your king demand curve. King demand curve assumes where there are one firms rise their prices, the other firms do not, while the other firm where there are one firms lower their prices, the other firms also lower their prices. Next is your monopolistic competition. Now monopolistic competition, what it says, monopolistic competition means that it is a feature between the perfect competitions and monopoly competitions, monopoly market. तो ये कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सचर होता है, that is your perfect competition as well as monopoly market. अब ये दोनों का मिक्सचर कैसे हुआ? perfect competition where we read that there are large number of buyers and sellers present in the market. Similarly, in monopolistic competitions also, there is a large number of buyers and sellers are present in the market. While we see the monopoly market का ये क्या features indicate करता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं बट स्लाइटली इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेलर्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। अब वो क्या हो सकता है मैम? फॉर एग्जांपल आप एफएमसीजी सेक्टर्स में चले जाओ, तो आप अगर अपने रेगुलर चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो, टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट तो कोई एक ब्रांड से बना नहीं रही है, टूथपेस्ट में बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, एंड विद डेफिनेटली दे विल कॉम्पीटिंग विद देयर फीचर्स। हो सकता है किसी में कुछ फीचर्स प्रेजेंट हो टूथपेस्ट का जो दूसरे में नहीं प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल लौंग हो गया, किसी किसी टूथपेस्ट में लौंग होता है, नमक होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे सेलर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे प्रोडक्ट से वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं।
तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो हमारे प्रेजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है। दे आर नॉट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ, और कह सकते हैं होमोजेनस नहीं होते हैं कंप्लीटली, दे आर नॉट होमोजेनस इन नेचर। नाउ अब मोनोपोलिस्टिक के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो वेरी फर्स्ट इज योर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे सेलर्स जो है वो लार्ज नंबर होते हैं। द वेरी फर्स्ट वी रेड अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर वी ऑल्सो सॉ दैट there are large number of sellers and buyers are present in the market. Then we see of monopoly conditions where there is a single seller present in the market, and the third we saw that is your oligopoly where there are few sellers present, and the fourth is your duopoly where there are two sellers present in the market, and the last one is your monopolistic competitions where we see a large number of sellers and buyers present in the market. नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसा कि मैंने बोला दे आर नॉट कंप्लीटली होमोजेनस इन नेचर, दे आर डिफरेंशिएटिंग इन देयर फीचर्स, सो दे माइट स्लाइट डिफरेंशिएट विथ ईच अदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रोडक्ट में हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाता है। ये आप सोप का एग्जाम्पल ले लो, शैम्पू, जो भी आप चीजें आप रेगुलर यूज कर रहे हो उन चीजों को देखो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज योर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो आप इसी से समझ सकते हो जब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं इसमें बैरियर्स नहीं है, और यही फीचर हमारा हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी देखा था दैट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पे एंटर या एग्जिट करने के लिए मार्केट के अंदर। दे आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट द मार्केट। नेक्स्ट इज योर सेलिंग कॉस्ट। अब इसमें कहीं ना कहीं हमारा सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन हमें प्रोडक्ट में देखने को मिल जाता है। दे आर नॉट होमोजेनस इन नेचर, लेकिन हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में हमारा सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल भी एब्सेंट था, क्योंकि वहां पे हमने कंप्लीट होमोजेनस प्रोडक्ट देखा था, तो वहां पे हमें सेलिंग कॉस्ट देखने को नहीं मिलता था। ओलिगोपॉली में भी हमने कहीं ना कहीं सेलिंग कॉस्ट देखा, तो यहाँ पे भी हमारा सेलिंग कॉस्ट प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर रहा है तो वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू वो प्रमोट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को बताएंगे लोगों को कि किस तरीके से उनका प्रोडक्ट बाकी सेलर्स से डिफरेंट है। नेक्स्ट इज योर प्राइसिंग डिसीजंस। नाउ द फर्म्स इन द प्राइस और नॉन प्राइस टेकर्स बोल सकते हैं। अब आप बताओ मोनोपोलिस्टिक में फर्म्स कैसे होंगे, प्राइस मेकर या प्राइस टेकर? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस टेकर नहीं होके वो प्राइस मेकर होते हैं। अब अगर आप डव का सोप ले लो या फिर आप इधर फॉर एग्जांपल आपने कोई और सोप ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने डव लिया और निविया लिया, तो डव का जो सोप है उसका प्राइसेस आपको क्या निविया के प्राइसेस से सिमिलर मैच करता हुआ मिलता है? नो मैम, हो सकता है वो स्लाइट डिफरेंट हो। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं डव के जो फीचर्स होंगे उनके प्रोडक्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं हमें निविया में नहीं मिलेंगे, या फिर निविया के जो फीचर्स होंगे वो हमें डव में नहीं मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दोनों वैरी कर रही है, इसलिए फर्म जो है वो प्राइसेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। तो इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फर्म्स होती है वो प्राइस मेकर होती है, नॉट द प्राइस टेकर। जैसा कि प्राइस टेकर हमने किस में देखा था? परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में क्यों मैम? क्योंकि वहां पे होमोजेनस प्रोडक्ट्स थे, वहां पे इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करती है, ना कि एक फर्म डिसाइड करती है। वही हमने मोनोपोली में देखा था कि वहां पे सिंगल सेलर था, और वही एक सिंगल सेलर है जो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करता है, प्राइसेस को डिसाइड करता है, क्योंकि वहां पे और कोई सेलर्स प्रेजेंट नहीं है मार्केट के अंदर। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अब मोनोपोलिस्टिक के अंदर ना सेलर्स को उतना नॉलेज होता है ना बायर्स को। अब बायर्स जाते हैं तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड इन द मार्केट, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स के बीच में बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं सेलेक्ट करते टाइम, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट विद द स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल सकते हैं बायर्स को उतना नॉलेज नहीं होता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं वो प्राइसेस पे करके वो प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो यही इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इन मोनोपोलिस्टिक वी कैन सी देयर इज अ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, or we can see that there is a lack of knowledge present between the sellers and the buyers. They do not have a complete knowledge of the market. That's why they purchase the product on the prices the sellers have already decided. Next is your non price competition. अब यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन, जैसे कि मैंने बोला नॉन प्राइस में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है वो आफ्टर सेल सर्विस दे दें, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू प्रमोट करें अपने प्रोडक्ट्स को, हो सकता है कि गिफ्ट हैम्पर्स दे दे, क्रेडिट टर्म्स दे दे। तो ये कहीं ना कहीं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स में आता है, और इस तरीके से जो सेलर्स प्रेजेंट होते हैं वो compete करते हैं एक दूसरे से। अब हमें डिमांड कर्व कैसा देखने को मिल सकता है मोनोपोलिस्टिक में? तो ये देखिए डिमांड कर्व है, यहाँ पे आप इतने प्राइस पे
इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, लेकिन जैसे ही प्राइसेस घट जाता है तो आप इतना क्वांटिटी आप अपने कंजम्पशंस को बढ़ा दिया आपने। लेकिन अगर इसे अदर सेंस में देखें तो अगर आपने इतने प्राइस पे इतना क्वांटिटी परचेज किया और प्राइसेस अगर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं आपका कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। तो व्हाट इट सेज दैट एक्स एक्सिस जो है वो आपका कहीं ना कहीं आउटपुट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वेयर एज वाई एक्सिस इन दिस डायग्राम इज रिफ्लेक्टिंग योर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स वी कैन से। So the very first monopolistic competition, sellers sell an OQ amount. As a result, we can see that the demand curve of a business operating in a monopolistic competition slopes downward, meaning they are only able to increase the sell when the product prices drops. तो अब ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो तभी अपने सेलिंग को बढ़ा सकते हैं जब वो अपने प्राइसेस को कम कर देंगे। तो यहाँ पे सेलर्स जो हैं या फिर फर्म्स जो है उनका सेल कब बढ़ता है? जब कहीं ना कहीं वो प्राइसेस को कम कर दे। एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं कि अगर उसने प्राइसेस को बढ़ा दिया, अगर इसे आप अपोजिट वे में लेके देखो तो अगर पहले प्राइसेस अगर इतना था तो क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे लोग, लेकिन जैसे उसने प्राइसेस को बढ़ाया क्वांटिटी कम हो गया। अगर इसे उसी अलग वे में देखो तो अगर प्राइसेस पहले ज्यादा थे तो क्वांटिटी कम था, लेकिन अब जब प्राइसेस कम हो गए तो क्वांटिटी भी बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं फर्म का जो सेल था वो भी बढ़ गया। Next we will see in this that comparison of monopolistic, जैसे कि मैंने बोला monopolistic competition और perfect competition में क्या different होता है। So the very first that आपको पता है perfect competition में large number of sellers and buyers present होते हैं। They offered by the competitors in the same item, homogeneous product offer करते हैं। If one competitor increases its price, it will lose all of its market share to the other company based on that market। अगर एक फर्म अपनी प्राइसेस को बढ़ा देता है तो वो सारे कस्टमर्स को कहीं ना कहीं लूज कर देगा, या फिर बोल सकते हो वो जितने भी कस्टमर्स होंगे दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे। नेक्स्ट इज योर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस डू नॉट डिक्टेटिंग द प्राइसेस, फर्म्स आर सेलिंग सिमिलर ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, जो कि मैंने बोला था आपको परफेक्ट में होमोजेनस देखने को मिलेगा, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में आपको कभी भी होमोजेनस प्रोडक्ट कंप्लीट सिमिलर प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब ये मैंने चार्ट के थ्रू बता दिया है ताकि आपको इन चारों मार्केट में कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन आ जाए कि किस तरीके से हम देखते हैं। जैसे इसमें मैंने बोला नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोपोली में सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज, ओलिगोपोली में फ्यू प्रेजेंट होते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि इसमें होमोजेनस होता है, मोनोपोली में कंप्लीट यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस होते हैं आपस में, और हमने ओलिगोपोली में देखा था कि कहीं ना कहीं होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड दोनों प्रोडक्ट्स हमने देखा था। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री होता है, मोनोपोली में नो एंट्री, बिकॉज वहां पे इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के इतने रिस्ट्रिक्शंस बैरियर्स होते हैं, जिसके कारण इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द अदर फर्म्स टू एंटर इनटू दैट। अब आप इंडियन रेलवेज का बेस्ट एग्जांपल मोनोपोली का समझ सकते हो, जहां पे हमें रेलवेज टिकट्स जब भी बुक करने होते हैं तो वी जस्ट रिकॉल द इंडियन रेलवेज। अब वो जितने भी चेंजेस ला रहे हैं उसके अंदर, चाहे वो प्राइसेस को राइज कर रहे हैं, जितने भी इनोवेशंस ला रहे हैं, हम वी आर इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स इनटू दैट। वी आर नॉट लाइक हम उससे हट नहीं रहे हैं, हमें फिर भी उससे जाना है। अगर वो प्राइसेस बढ़ भी जाएगा तो भी हम उससे ही ट्रैवल करेंगे अगर हमें ट्रेन से ट्रैवल करना है। तो वहां पे एक सिंगल सेलर जो मार्केट को रूल कर रहा है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में भी हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, तभी वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट के अंदर आ पाते हैं। ओलिगोपॉली में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है, बोल सकते हैं पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम फ्यू सेलर्स देखने को मिलता है वहां पे। मोनोपोली पावर परफेक्ट कंपटीशन में कंप्लीट जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पे होमोजेनस प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं मार्केट के अंदर और सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। मोनोपोली हमारा कहीं ना कहीं मोनोपोली मार्केट के अंदर फुल होता है, क्योंकि वहां पे सिंगल सेलर प्रेजेंट होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि वहां पे सारे कंप्लीट मोनोपोली वहां पे नहीं मिल सकती किसी भी सेलर्स को कि काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं हर एक प्रोडक्ट के अंदर। और ओलिगोपॉली में लिमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमने देखा है, वहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। प्राइस टेकर होते हैं हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स, प्राइस मेकर होते हैं मोनोपोली, प्राइस मेकर होते हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक, एंड ओलिगोपॉली भी कहीं ना कहीं प्राइस मेकर होते हैं।
वहीं हम AR और MR को देखें, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू आपका सिंगल यूनिट सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू, वेयर एज द मार्जिनल रेवेन्यू आपका एडिशनल रेवेन्यू होता है, एडिशनल यूनिट को जो सेल करके आता है, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। तो वी कैन सी दैट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी आर हैविंग द एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे इक्वल हो जाए, जबकि मोनोपोली में आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम होता है एवरेज रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू इज योर ग्रेटर than your marginal revenue, whereas in monopolistic we see the same case, that is where an average revenue is greater than your marginal revenue। सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल भी एब्सेंट होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि वहां पे होमोजेनस प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, तो आपको प्रमोशंस एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप एकदम सिमिलर और सेम चीज बेच रहे हो, सारे सेलर सेम सेलिंग कर रहे हैं। वेयर एज मोनोपोली के अंदर स्मॉल होता है, क्योंकि वहां पे सिंगल सेलर है, तो उसके पास ऑलरेडी एक यूनिक प्रोडक्ट प्रेजेंट है मार्केट के अंदर। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज होता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो सेलर्स को बताना होता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कि वो किस तरीके से उनके प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है बाकी सेलर्स से। ओलिगोपॉली में भी थोड़ा बहुत सेलिंग कॉस्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं होमोजेनस प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। सो इन दिस वे दीज 4 मार्केट्स वी क्लासिफाइड, और इसके थ्रू हमने बताया कि किस तरीके से ये चारों मार्केट डिफरेंशिएटेड है। डुओपॉली से बहुत कम क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम में, लेकिन आप उसे बस थोड़ा बहुत उसका जो मैंने पॉइंट्स बताया उतना रिकॉल करना इज मोर देन इनफ, दैट इज 2 सेलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट। तो ये कुछ फीचर्स थे क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट को, तो इसको आप एक बार और गो थ्रू करो अपने एंड से, और क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने गए हैं ऑलरेडी, क्वेश्चंस PYQs आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। So that's all about today's sessions. Next session we will discuss about the price determinations under the different forms of market. किस तरीके से हम prices को determine करते हैं इन सारे markets के अंदर, वो हम next session में देखेंगे। So that's all about today's sessions. Hope you have enjoyed. Thanks a lot and stay connected with the Netwala Bhaiya.